चलिए जी, नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा लीगल सर्विसेज। इस सेक्शन में याद रखिएगा ये लिटिगेशन सपोर्ट सर्विसेज से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? इसमें जो हमें लीगल रोल दिया जा रहा है, यानी जो लॉयर्स का रोल होता है ना, लॉयर्स का, वकीलों वाला, वो क्या हम लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं? हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्या बिल्कुल लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये कौन सी लीगल सर्विसेज है? ये वो क्रिमिनल केसेस वाली लीगल सर्विसेज नहीं है, ये कॉर्पोरेट लीगल सर्विसेज है। कंपनीज के जो मामलात होते हैं उनसे रिलेटेड, जैसे किसी कॉन्ट्रेक्चुअल इम्प्लीकेशन, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें कोई ओपिनियन देना, ठीक है, ये कंपनी के ऑपरेशन से रिलेटेड लीगल सर्विस है। तो यहाँ पे हमें वो यही बता रहा है पहले लीगल सर्विसेज में कि लीगल सर्विसेज 3 तरह की है। उसने 3 कैटेगरीज बनाई। जैसे टैक्स सर्विसेज की उसने 5 कैटेगरीज बनाई थी ना, लीगल सर्विसेज की उसने 3 कैटेगरीज बनाई है। कौन कौन सी? प्रोवाइडिंग लीगल एडवाइस, एक्टिंग एज जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल के बारे में वो सिंपल बात करता है, ये लाउड नहीं है, ये सीनियर लेवल की पोजीशन होती है, ये लाउड नहीं है। ये क्लाइंट को लीगल केसेस के बारे में जो ब्रॉड एडवाइस होती है वो इसमें सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, ये लाउड नहीं। और एक्टिंग इन एन एडवोकेसी रोल। अब वन बाय वन वो उनको एक्सप्लेन कर रहा है। सबसे पहले पार्ट ए, जो क्या होगा? प्रोवाइडिंग लीगल एडवाइस। लीगल एडवाइस का मतलब क्या है? जैसे हम टैक्स एडवाइजर से मशवरा लेते हैं ना एडवाइजरी रोल में, कि सर हमें बताइए इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन में क्या। तो रोजमर्रा कंपनी के रोजमर्रा के मामलात में भी कंपनी को लीगल एडवाइस की जरूरत होती है। तो कंपनी अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से जो उनके ऑडिट करते हैं उनसे एडवाइस, लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं। कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट की सपोर्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके ऊपर ओपिनियन कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट जो हम, जैसे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, क्या इसमें टर्म्स एंड कंडीशन फेयर हैं, इसमें क्या हम इनमें जो कंडीशन है कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एम्प्लॉय हमारा जब तक हमारी एम्प्लॉयमेंट में होगा किसी और जगह एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकता, क्या ये क्लास इन्फोर्सेबल है बाय लॉ? इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट सपोर्ट सर्विसेज। सपोर्ट एंड ऑडिट क्लाइंट इन एग्जीक्यूटिंग ए ट्रांजैक्शन। कोई भी ट्रांजैक्शन है उसको एग्जीक्यूट करने में लीगल एस्पेक्ट, उसका लीगल इम्प्लीकेशन बताना। जैसे वो आगे बता रहा है मर्जर एंड एक्विजिशन, ये भी एक ट्रांजैक्शन की किस्म है। तो मर्जर एंड एक्विजिशन में क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स है जिनको कंप्लाई करना है, ठीक है। क्या कंपेटिटर के साथ कोई इस तरह का एग्रीमेंट कर सकते हैं जिसमें हम मिनिमम प्राइस एस्टेब्लिश कर ले कि मार्केट में हमारी प्रोडक्ट की मिनिमम प्राइस ये होगी, इस पे लीगल एडवाइस देना, यानी बिजनेस से रिलेटेड लीगल एडवाइसेस वो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोवाइड कर सकता है। और अगर वो प्रोवाइड करता है तो ये प्रोवाइडिंग लीगल एडवाइस वाला केस होगा। सपोर्टिंग एंड असिस्टिंग ऑडिट क्लाइंट्स इंटरनल लीगल डिपार्टमेंट। इंटरनल लीगल डिपार्टमेंट है उसको सपोर्ट करना है, एडवाइस। लीगल ड्यू डिलीजेंस एंड रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। जैसे फर्ज कीजिए अगर कोई एक्विजिशन करनी है या कोई रीस्ट्रक्चरिंग करनी है कंपनी की, तो उसमें रीस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है, हम जैसे एम्प्लॉयज़ को फायर करते हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो सरप्लस हैं, उनको हमने जॉब से निकालना है, तो उससे रिलेटेड लीगल मैटर्स किस तरीके से इनको डील करना है, ये भी जो सीए फर्म है सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में वैसे जितनी कोड ऑफ एथिक्स में सर्विसेज उसने डिस्कस की हुई ना, पाकिस्तान में अमूमी तौर पे सीए फर्म्स इतनी ब्रॉड सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। कुछ फर्म्स करती भी होंगी लेकिन नॉर्मली ये प्रोवाइड नहीं करते। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं जी। वो क्या बात कर रहा है? वो कर रहा है बात लीगल एडवाइसेस के बाद अब थ्रेट्स की बात। कह रहा है थ्रेट किस पे डिपेंड करता है? ये तो लीगल एडवाइस है ना। लीगल एडवाइस अगर क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं, कौन सा थ्रेट राइज होगा? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। और कौन सा थ्रेट राइज होगा? एडवोकेसी थ्रेट। ये थ्रेट किस पे डिपेंड करता है? ये मटेरियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन पे, जो एडवाइस है उसकी अमाउंट क्या है उस पर डिपेंड करता है, और कम्प्लेक्सिटी ऑफ द लीगल मैटर पे डिपेंड करता है। मैटर जितना मटेरियल जितना कम्प्लेक्स होगा उतना ही थ्रेट हाई होगा, ठीक है जी। और सेल्फ रिव्यू थ्रेट, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ एग्जांपल्स भी दे रहा है वो ऐसी एग्जांपल्स जिनमें सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज होता है, इसकी सेल्फ रिव्यू थ्रेट की एग्जांपल दे रहा है। पहली एग्जांपल उसने क्या दी? एस्टिमेटिंग ए पोटेंशियल लॉस अराइजिंग फ्रॉम ए लॉसूट फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग ए प्रोविजन। यानी कंपनी के खिलाफ कोई लीगल केस है, अब उस लीगल केस की प्रोविजन क्या रिकॉर्ड होनी चाहिए इसको एस्टिमेट कर रहे हैं, और वही फर्म कर रही है। अब सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज हो गया ना, क्योंकि एक तरफ वो प्रोविजन को एस्टिमेट कर रहे होंगे और दूसरी तरफ उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वो ऑडिट भी कर रहे होंगे। नेक्स्ट, इंटरप्रेटिंग प्रोविजंस इन कॉन्ट्रैक्ट्स दैट माइट गिव राइज टू लायबिलिटीज। कॉन्ट्रैक्ट में जो डैमेजेस क्लॉज है जैसे, उसको इंटरप्रेट करना कि डैमेजेस की अमाउंट क्या हो सकती है, इससे सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज होगा। एक चीज जिससे एडवोकेसी थ्रेट राइज होता है उसकी एग्जांपल भी उसने दिया, वो क्या है? निगोशिएशन ऑन बिहाफ ऑफ ऑडिट क्लाइंट, ठीक है। कह रहा है इससे एडवोकेसी थ्रेट राइज होगा, और ये मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के जिम्मे में भी आता है। यानी आप क्लाइंट के बिहाफ पे थर्ड पार्टी के साथ निगोशिएट कर रहे हो, निगोशिएशन कर रहे हो, ये मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है।
तो जो क्लाइंट्स पब लिस्टेड नहीं है, ठीक है, उनके लिए सेफ गार्ड क्या है, सेम, यूज प्रोफेशनल फॉर एन ऑडिट टीम मेंबर, हैविंग एप्रोप्रिएट रिव्यूअर। और जो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज है उनमें क्या कंसेप्ट है, वो भी सेम। सेल्फ रिव्यू थ्रेट का केस है शैल नॉट प्रोवाइड, और अगर एडवोकेसी थ्रेट का केस है वही ऊपर वाले सेफ गार्ड, क्या, सेपरेट टीम और एप्रोप्रिएट रिव्यूअर, शाबाश। जनरल काउंसिल के बारे में वो कह रहा है कि ये फर्म इसको सर्व नहीं करेगी, फर्म shall not serve as जनरल काउंसिल। क्यों नहीं सर्व करेगी, आगे रीजन बता रहा है, क्योंकि ये सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन का काम होता है। एक्टिंग एज एन एडवोकेसी रोल, एडवोकेसी रोल का मतलब, एडवोकेसी का मतलब क्या है, एडवोकेट के तौर पे काम करना, यानी थर्ड पार्टी। एडवोकेट क्या करता है, थर्ड पार्टी यानी कोर्ट में जज के सामने अपने क्लाइंट की पोजीशन को प्रमोट करता है। तो अगर हम भी चार्टर्ड अकाउंटेंट यही काम करें, थर्ड पार्टी के सामने जैसे ट्राइब्यूनल या कोर्ट के सामने अपने क्लाइंट की पोजीशन को प्रमोट करें, तो ये थ्रेट अराइज होगा हमारा एडवोकेसी थ्रेट, ठीक है। कह रहे हैं ये आप फर्म शैल नॉट एक्ट इन एन एडवोकेसी रोल फॉर ऑडिट क्लाइंट, कब कब, जब वो ट्राइब्यूनल या कोर्ट के सामने प्रेजेंट हो रही हो और जब अमाउंट मटेरियल हो। अगर मटेरियल अमाउंट इन्वॉल्व है तो हम एडवोकेसी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। जनरल काउंसिल स्ट्रेट अवे उसने रिफ्यूज कर दिया। एडवोकेसी रोल में उसने कहा अगर मटेरियल अमाउंट्स इन्वॉल्व है, बाकी आगे यही कह रहा है कि थ्रेट राइज हो सकता है सेल्फ रिव्यूइंग एडवोकेसी थ्रेट। क्या सेफगार्ड हो सकता है, अनलिस्टेड है तो सेपरेट टीम होनी चाहिए, किधर है ये, सेपरेट टीम होनी चाहिए और एप्रोप्रिएट रिव्यू होना चाहिए। और अगर पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी तो शाबाश, शैल नॉट एक्ट इन एडवोकेसी। ओके, चलिए लास्ट या सेकंड लास्ट है हमारा गालबन सेट। ये कौन सा कंसेप्ट है हमारा, एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट सर्विस। अच्छा, ये भी अहम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, रिक्रूटिंग सर्विसेज। इसके बाद 610 भी है, कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज, वो छोटा ही। रिक्रूटिंग सर्विसेज का मतलब क्या है, क्लाइंट के बिहाफ पे एम्प्लॉयज को रिक्रूट करने में क्लाइंट की हेल्प करना, एम्प्लॉयज को रिक्रूट करने में, हायर करने में हेल्प करना। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें खास तौर पे एग्जांपल्स को आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, और एग्जांपल कौन सी हैं, ये वो कह रहा है रिक्रूटिंग सर्विसेज से क्या मुराद है। नंबर 1, रिक्रूटिंग सर्विसेज माइट इंक्लूड एक्टिविटीज सच एज, अब ये बड़े ध्यान से आपने पढ़नी समझनी है। डेवलपिंग ए जॉब डिस्क्रिप्शन, किसी पोजीशन की जेडी बनाना। डेवलपिंग ए प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग एंड सेलेक्टिंग पोटेंशियल कैंडिडेट, खुद नहीं सेलेक्ट कर रहे बल्कि क्लाइंट को बता रहे हैं कि प्रोसेस क्या होना चाहिए। आपके ख्याल में क्या ये बहुत क्रिटिकल है, जॉब डिस्क्रिप्शन डेवलप करना? क्या ये प्रोसेस आइडेंटिफाई करना, प्रोसेस बना के देना क्लाइंट को, ये ज़्यादा क्रिटिकल है कि खुद ढूंढना क्लाइंट के लिए एम्प्लॉय? कौन सा ज़्यादा क्रिटिकल है, खुद ढूंढना? सर्चिंग फॉर आर सीकिंग आउट कैंडिडेट्स, स्क्रीनिंग पोटेंशियल कैंडिडेट्स यानी कैंडिडेट्स को ढूंढना या उसको स्क्रीन करना, मतलब क्या, जैसे ये खास तौर पे अहम है एग्जांपल्स। रिव्यू द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और कंपिटेंस ऑफ एप्लीकेंट्स एंड डिटरमिनिंग देयर सूटेबिलिटी फॉर द पोजीशन। रिव्यू करना एप्लीकेशन को और डिसाइड करना कि जैसे क्लाइंट के बिहाफ पे हमने अखबार में इश्तहार दिया, हमने कहा ए कैंडिडेट्स, हमारे क्लाइंट को अकाउंटेंट की ज़रूरत है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमें बताइए, अप्लाई कीजिए। अब जो एप्लीकेशन आ रही है उनको स्कैन करके देखा जा रहा है सूटेबल पर्सन कौन सा है। अंडरटेक रेफरेंस चेक्स फॉर प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स, वो जो रेफरेंस होता है ना, पता चले कि जी ये गुड रेपुटेशन है इसकी, पास कुछ लोगों के बारे से इसके बारे में ओपिनियन लिया जाए। रेफरेंस चेक, बैकग्राउंड रेफरेंस चेक करना, वो सीवी में बनाते हैं ना आप, रेफरेंस विल बी प्रोवाइडेड ऑन रिक्वेस्ट है, ऑन रिक्वेजिशन, ये वो रेफरेंस की बात कर रहा है। इंटरव्यूइंग एंड सेलेक्टिंग सूटेबल कैंडिडेट्स एंड एडवाइजिंग ऑन कैंडिडेट्स कंपीटेंस। अच्छा, इसमें दो चीजें, इंटरव्यू करना
और एम्प्लॉयज को सेलेक्ट करना सूटेबल कैंडिडेट्स को। डिटर्मिनिंग एम्प्लॉयमेंट टर्म्स एंड negotiating details such as salary, hours and other compensation। ये सारी आपने एग्जाम्पल पढ़ी हैं। मुझे इनमें से 2 एग्जाम्पल ऐसे बता दीजिए जो आपके ख्याल में सीए फर्म को कर लेनी चाहिए, इसमें कोई सिग्निफिकेंट थ्रेट राइज नहीं होगा। और 2 एग्जाम्पल मुझे ऐसे बताइए जो कि सीए फर्म को वो काम कभी भी नहीं करने चाहिए, बताइए। सबसे पहले वाले जो 2 सर्विसेज हैं इनमें थ्रेट राइज, सिग्निफिकेंट थ्रेट राइज नहीं होता। जॉब डिस्क्रिप्शन बना के दे दी, प्रोसेस बना दिया। अब देखिए फॉलो क्लाइंट कर रहा है, हमने प्रोसेस दे दिया। ये वो प्रोसेस नहीं है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने का प्रोसेस है, उसमें तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्फ्लुएंस होता है, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का इंपैक्ट नहीं है। ठीक है, इसमें थ्रेट फैमिलियरिटी थ्रेट फॉर एग्जांपल अराइज हो सकता है। थ्रेट हमने डिस्कस किया ऊपर रिक्रूटमेंट सर्विसेज में, ये आगे आएंगे डिस्कस करेगा वो। और कौन से वाले 2 सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते, जैसे सेलेक्टिंग सूटेबल कैंडिडेट। सीए फर्म कैंडिडेट को सेलेक्ट नहीं करेगी, ये मैनेजरियल डिसीजन है, कंपनी करेगी। एम्प्लॉयमेंट टर्म्स एंड कंडीशन की निगोशिएशन सीए फर्म नहीं करेगी। कौन करेगा? कंपनी करेगी। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है, बाकी शायद कुछ सर्विसेज कर सकते हो। तो एग्जाम में आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगा, वो लिस्ट ऑफ सर्विसेज आपको दे देगा और पूछेगा बताइए कौन सी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं और कौन सी नहीं। तो आपने उसकी बेस में अंदाजा लगाना होगा। जिसमें मैनेजरियल डिसीजंस इन्वॉल्व हैं वो नहीं कर सकते। इंटरव्यू कर सकते हैं क्योंकि इसमें सिलेक्शन आप नहीं कर रहे, आप शॉर्ट लिस्टिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट लिस्टिंग करके दे सकते हैं जो क्लाइंट, लेकिन शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया भी क्लाइंट ने हमें बताया हो, हमने खुद नहीं करना। ठीक है, जो काम हमने करना है वो भी एज पर क्राइटेरिया ऑफ क्लाइंट करना है। रिस्क ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज व्हेन प्रोवाइडिंग, क्या रिक्रूटमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिस्क है? जी बिल्कुल रिस्क है कि हम मैनेजमेंट के डिसीजन कर रहे होंगे। जैसे पॉइंट कर लिया, टर्म्स एंड कंडीशंस की डिसाइड की, तो इसीलिए वो ये कह रहा है कि भैया गौर से सुन लीजिए। खास तौर पे मैं आपको वो एग्जाम्पल बता रहा हूं जिसमें मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। कह रहा है क्लाइंट, ये वाले डिसीजन खास तौर पे क्लाइंट नहीं करने हैं। कौन से? सूटेबिलिटी ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स, ये डिसाइड करना कौन सा कैंडिडेट सूटेबल है, उसे सेलेक्ट करना। ये एम्प्लॉय को किस पर्सन को एम्प्लॉयमेंट ऑफर करनी है, ये कौन सिलेक्शन करेगा? मैनेजर। हमने नहीं करनी है। रिक्रूटमेंट सर्विसेज पता ना क्या है, क्लाइंट को एम्प्लॉयज चाहिए और क्लाइंट हमें कहता है सर हमें तो सीएफओ चाहिए, सीएफओ अकाउंटिंग का एक्सपर्ट होना चाहिए, हमें अकाउंटिंग आती नहीं है, आप अकाउंटिंग के एक्सपर्ट है, ज़रा आप तो पॉइंट करवा, हमें ढूंढ दे बंदा, अच्छा सा बंदा ढूंढ दे। फर्म को अच्छा सा बंदा ढूंढ देना चाहिए, नहीं, प्रॉब्लम राइज हो सकती है। फैमिलियरिटी थ्रेट, जैसे अपनी ही फर्म का बंदा दे दिया, उसके आर्टिकल अभी कंप्लीट हुए, फैमिलियरिटी थ्रेट आ जाएगा। एप्लीकेशन सीवी आई, अपनी फर्म के मैनेजर की भी आई है, आउटसाइडर की भी आई है, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, आउटसाइडर को हो सकता है रिजेक्ट कर दे और वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ सकता है। तो इसीलिए याद रखिए रिक्रूटमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेप्ट नहीं करनी, डिसीजंस नहीं करने। ये वो आपको बता रहा है, ये काम नहीं करने। एम्प्लॉयज को सिलेक्ट नहीं करना है, एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन भी डिसाइड नहीं करनी, ये तो खास तौर पे नहीं करनी। बाकी जो सर्विसेज है ना वो कर सकते हैं, लेकिन उनमें भी थ्रेट राइज होगा जिसके लिए सेफगार्ड है। बाकी की किसी हद तक गुंजाइश मौजूद है। रेफरेंस चेक भी शायद वो कहीं पे कहता है कि आपने नहीं करना। पोटेंशियल थ्रेट राइजिंग फ्रॉम प्रोवाइडिंग रिक्रूटमेंट सर्विसेज, रिक्रूटमेंट सर्विसेज कौन सा थ्रेट राइज हो रहा है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, फैमिलियरिटी थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट। अब चूंकि इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व नहीं है इसलिए इसे सेल्फ थ्रेट नहीं बोला। फैमिलियरिटी थ्रेट पता चल गया किस वजह से बोला। और इंटिमिडेशन थ्रेट भी अराइज होता है। ठीक है, कल को हमारे मैनेजर को या हमने अपने बंदे को उधर जॉब लगवा दी, क्लाइंट उसे थ्रेट कर सकता है, इंटिमिडेट कर सकता है कि सर हमारा अनमोडिफाइड ओपिनियन दे वरना आपके बंदे को हम फायर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? प्रोवाइडिंग फॉलोइंग सर्विसेज डज नॉट यूजुअली क्रिएट ए थ्रेट।
एज लॉन्ग एज इंडिविजुअल डज नॉट एज्यूम स्मॉल। अब देखिए ऊपर जो उसने दो एग्जांपल दिए ना, वो कौन सी दी है? ये वाली एग्जांपल। ये काम हम नहीं कभी नहीं कर सकते। अब नीचे एग्जांपल, ये नेगेटिव लिस्ट की एग्जांपल थी, ये नीचे क्या है? पॉजिटिव। रिव्यूइंग द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ऑफ ए नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स एंड प्रोवाइडिंग एडवाइस ऑन देयर सूटेबिलिटी। यानी एडवाइस प्रोवाइड करना कि कौन सूटेबल है कौन नहीं, डिसाइड करना कौन सूटेबल है, मैनेजमेंट का काम, रिकमेंडेशन देना। यानी हम शॉर्ट लिस्टिंग कर देंगे, सर ये टॉप 3 कैंडिडेट्स हैं, ये सूटेबल है, इनमें से डिसाइड कर ले कौन से वाला आपको चाहिए। इंटरव्यू, कैंडिडेट्स का इंटरव्यू कर सकते हैं और उनकी कॉम्पिटेंस के ऊपर मैनेजमेंट को बता सकते हैं कि सर इसका IFRS का नॉलेज हाई है, इसका IFRS का नॉलेज मॉडरेट है, ये काम कर सकते हैं। ये लिस्ट आपको पता नहीं चाहिए कौन सी पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव है, जो कोड ऑफ एथिक्स ने क्लियरली कर दे दिया। अगर कोई ऐसी सर्विस आती है जिसे कोड ऑफ एथिक्स में क्लियर जिक्र नहीं है, तो फिर आपने अपनी जजमेंट अप्लाई करनी है, यानी वो जो जनरल क्राइटेरिया हमने पढ़ा था 600 में 400 में, वो अप्लाई करना। उसमें सबसे बड़ी बात क्या थी? मैनेजरियल डिसीजन नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद रिक्रूटमेंट सर्विसेज दैट आर प्रोहिबिटेड। अब ये भी नेगेटिव लिस्ट की बात कर रहा है, कह रहा है जब रिक्रूटमेंट सर्विसेज फर्म प्रोवाइड कर रही होगी तो निगोशिएटर के तौर पे एक्ट नहीं करेगी। निगोशिएटर पता है ना, वो टर्म्स एंड कंडीशन एम्प्लॉयमेंट की डिसाइड करने के लिए, और ये रिक्रूटमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड नहीं की जाएंगी। कौन सी? सर्चिंग फॉर आर सीकिंग आउट कैंडिडेट्स, अंडरटेकिंग रेफरेंस चेक, बताया था ना रेफरेंस चेक की बात, रिकमेंडिंग पर्सन टू बी अपॉइंटेड, एडवाइजिंग द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये जो सी और डी है ना, ये तो ऑलरेडी उसने ऊपर बता दिया था कि इसमें मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला केस है। अब ये भी उसमें नेगेटिव लिस्ट में शामिल है। तो इस सेक्शन को पढ़ने के बाद आपको इस काबिल होना चाहिए कि रिक्रूटमेंट सर्विसेज की पॉजिटिव लिस्ट भी दे दें और नेगेटिव लिस्ट भी बता सकें कि कौन से काम कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते। ICAP क्या करेगा? आपसे कहेगा आपका क्लाइंट आपके पास आया और आपको ये ऑफर देने को कह रहा है, आपने उन ऑफर्स में जो सर्विसेज उसने बोली है ना 3-4, उनके बारे में अलग अलग डिसीजन करना होगा। ये ऑफर नंबर 1 एक्सेप्ट कर सकते हैं, ऑफर नंबर 2 एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और ये कह रहा है ये विद रिस्पेक्ट टू फॉलोइंग पोजीशन, डायरेक्टर ऑफिसर, ये सीनियर पोजीशन में अगर कोई पर्सन है तो उसमें ये वाले काम सीनियर पोजीशन के लिए नहीं कर सकते। ये वाली जो उसने रिस्ट्रिक्शन लगाई है किसके लिए लगाई है? सीनियर पर्सन्स के लिए। और जाहिर एग्जाम में वो सीनियर पर्सन की पोजीशन को ही कोट करेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा लास्ट सेक्शन है, सेक्शन 610, कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज। कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज क्या है? फाइनेंस से रिलेटेड, क्या पैसा लेना, फाइनेंस रेज करना। जैसे एग्जांपल बता रहा है, असिस्टिंग एन ऑडिट क्लाइंट इन डेवलपिंग कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी क्या मतलब? क्या लोन लेना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? फॉर एग्जांपल, क्या हमें प्रोडक्ट कब लॉन्च करनी चाहिए? कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। लोन लेना चाहिए या शेयर इशू करके पैसे इकट्ठे करने चाहिए? कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। किसी कंपनी को एक्वायर करना चाहिए या नहीं? ड्यू डिलिजेंस, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। आइडेंटिफाई पॉसिबल टारगेट्स फॉर द ऑडिट क्लाइंट टू एक्वायर, ऐसी कंपनी जिनको एक्वायर करना चाहिए। एडवाइजिंग ऑन द पोटेंशियल परचेज और डिस्पोजल प्राइस ऑफ एसेट, कोई एसेट है, कोई बिजनेस है, उसे किस प्राइस पे सेल करना चाहिए। असिस्टिंग इन फाइनेंस रेजिंग ट्रांजैक्शन, लोन लेना है किस बैंक से लेना चाहिए? क्या बैंक लोन की तरफ जाना चाहिए या शेयर इशू की तरफ जाना चाहिए? प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरिंग एडवाइस, ठीक है, स्ट्रक्चरिंग एडवाइस वैल्यूएशन में भी था, लेकिन वैल्यूएशन में था सिर्फ जो एसेट्स की वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से उसने डिस्कस किया था। यहाँ पे स्ट्रक्चरिंग एडवाइस पूरे ओवरऑल एक्टिविटी के लिहाज से डिस्कस कर रहा है। कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज, प्रोवाइडिंग एडवाइस ऑन स्ट्रक्चरिंग ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस ट्रांजैक्शन और फाइनेंसिंग अरेंजमेंट, वही लोन वगैरह की। थ्रेट क्या राइज होता है कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज से? कह रहा है सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज होता है, और कौन सा थ्रेट राइज होता है? एडवोकेसी थ्रेट। किधर है? यहाँ पे मेरे पास तो हाईलाइट हुआ है, ये लास्ट है, ये रहा। एडवोकेसी थ्रेट राइज होगा कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज से। सिग्निफिकेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? सब्जेक्टिविटी पे, अमाउंट पे, ठीक है, कि ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इफेक्ट कर रही है?
और क्या इसका इफेक्ट मटेरियल है, अगर इफेक्ट कर रही है तो। अमूमी तौर पे आपने देखा ना, वो जब वैल्यूएशन कर रहा है तो सब्जेक्टिविटी को जिक्र कर रहा है जो मोस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड होते हैं और उनके मटेरियलिटी को। फिर बता रहा है कौन सी कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज मना है, प्रोहिबिटेड है, नहीं कर सकते। कह रहा है ऐसी सर्विस जिसमें आप प्रोमोट करें, अंडरराइट करें क्लाइंट के शेयर या डेट्स या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय क्लाइंट, क्लाइंट की तरफ से शेयर इशू किए जाने, आप उनको प्रमोट कर रहे हैं इन्वेस्टर के सामने। कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज कभी नहीं करना, कभी नहीं करना, क्लाइंट का प्रमोटर कभी नहीं बनना। फिर कह रहा है फर्म शैल नॉट प्रोवाइड एडवाइस इन रिलेशन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज टू एन ऑडिट क्लाइंट वेयर द इफेक्टिवनेस ऑफ सच एडवाइस डिपेंड्स ऑन ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट or presentation in financial statement on which firm will express opinion। और फिर बता रहा है कि इस ऑडिट टीम हैज डाउट्स एज टू appropriateness of related accounting treatment। इसके पहले एग्जांपल समझ लें। कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज में यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऐसी सर्विस प्रोवाइड नहीं करनी जिसकी वजह जो कि ऐसी एडवाइस प्रोवाइड नहीं करनी जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करे और जिसकी इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है काउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, और उस काउंटिंग ट्रीटमेंट में डाउट है। फर्ज करें हमारे क्लाइंट ने किसी इन्वेस्टर के साथ एग्रीमेंट किया, उस एग्रीमेंट के मुताबिक उसे वो हमें कुछ फाइनेंस प्रोवाइड करेगा जो हमने उसे 5 साल के बाद रिटर्न करना है, और हर साल प्रॉफिट का 20% उसको हम रिटर्न में देंगे। एग्रीड। अब सवाल यह है कि इसको हमने लोन के तौर पे शो करवाएं कि इक्विटी के तौर पे। रीपेमेंट को देखें तो ऐसे लग रहा है जैसे लोन है, और अगर प्रॉफिट रिटर्न के पॉइंट से देखें तो ऐसे क्या लग रहा है, डिविडेंड। क्या प्रेजेंट करें? क्लाइंट ने हमसे पूछा क्या करें। हमने उसे कहा भाई ऐसा है कि अगर आप, वैसे हमने जब उसके डिटेल स्टडी की तो हमें लगा कि ये इक्विटी अरेंजमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट की टर्म एंड कंडीशन को पढ़ा तो उसमें ये क्या बन रहा है, इक्विटी ट्रीटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, इक्विटी। लेकिन अगर हम उसे सही वाला ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं तो फिर टैक्स वाले इंटरेस्ट पेमेंट को अलाउ नहीं करेंगे। तो हमने क्लाइंट को ऐसी एडवाइस दी, क्या हमने कहा ऐसा करो, ऐसी एडवाइस दी जिसके बारे में हमें खुद डाउट है, यानी हमें खुद अंदाजा है कि वो ठीक नहीं है। हमने उसे कहा ऐसा करो कि इसे लोन के तौर पे शो करवा दो और जो पेमेंट दोगे उसे इंटरेस्ट एक्सपेंस के तौर पे शो करवाना, ताकि एफबीआर से हमें डिडक्शन मिल जाए। हम उसे ऐसी एडवाइस दे रहे हैं, कौन सी एडवाइस, जिसकी इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है पर्टिकुलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे। यानी ये एडवाइस तभी इफेक्टिव होगी, तभी क्लाइंट को उसका फायदा मिलेगा जब वो इसको लोन के तौर पे शो करवाएगा। और हालांकि हमें खुद पता है कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के कि भैया क्या ये लोन नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जिसका फायदा क्लाइंट को तब हो जब हम उसे गलत एडवाइस दें। समझ रहे क्या बताना चाह रहा है? ऐसी सिचुएशन में नहीं पढ़ना जिसमें आप क्लाइंट को वो एडवाइस दें जो तब फायदेमंद हो जब आप उसको कोई इनएप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट बता रहे हो। ऐसा काम नहीं करना। ये बात समझ आ गई आपको? फिर क्या कह रहा है, फिर क्या क्लाइंट डेटा नॉट पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी। अगर हम सर्विस प्रोवाइड करें कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज अनलिस्टेड कंपनीज को, क्या करें, सेल्फ रिव्यू थ्रेट और एडवोकेसी थ्रेट राइज होगा, क्या करें, वही जो आज तक करते आए हैं यहाँ पे भी वही करेंगे। क्या, जो ऑडिट टीम मेंबर्स हमसे एंगेजमेंट परफॉर्म नहीं करवानी, एप्रोप्रिएट रिव्यूअर फाइंड करना है। और अगर लिस्टेड कंपनी है तो क्या करना है, अगर सेल्फ रिव्यू थ्रेट है तो भैया क्या करो, सॉरी कर लो, सॉरी फर्म शैल नॉट प्रोवाइड। और अगर सेल्फ थ्रेट नहीं राइज और एडवोकेसी थ्रेट राइज हो रहा है तो क्या करो, वही जो ऊपर किया है, सेफगार्ड टीम्स डिफरेंट हो हु आर नॉट ऑडिट टीम मेंबर, साथ में एप्रोप्रिएट रिव्यू को भी ऐड कर लेना है। डन जी, हो गया खत्म, हो गया। हिम्मत रखें, हिम्मत रखें। ये था हमारा कोड ऑफ एथिक्स, तकरीबन कंप्लीट हो गया, स्वाय वो टैक्स वाली 2-3 चीज़ों की। और ये सेक्शन 800 भी लगे हाथों में, आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। कभी पूछा नहीं उसने, लेकिन फिर भी ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपको वो चीज़ें बतानी है जो आई कैप ने अमूमी तौर पे नहीं पूछता, और कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन
अभी हमारा कोड ऑफ एथिक्स हमारा मेरी तरफ से कंप्लीट है। इक्का दुक्का कुछ छोटे छोटे सेक्शंस हैं, वो अहम तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको कवर करवा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर हमारा आखिरी लेक्चर होगा, ठीक है। उस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, लेकिन आज के लिए भी क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के, लेकिन वो क्वेश्चन हम इस क्लास में डिस्कस नहीं, क्यों? क्योंकि वो प्रीवियस रिकॉर्डिंग में मौजूद है। वो कहाँ मौजूद है वो क्वेश्चन? अब आप लोगों ने इस लेक्चर के बाद अब क्या करना है? इस लेक्चर के बाद समझे कोड ऑफ एथिक्स खत्म हो गया। एक क्लास है मेरी तरफ, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वीक में कंडक्ट करवाऊंगा, लेकिन आप ये समझे कोड ऑफ एथिक्स तकरीबन खत्म हो गया बल्कि अब आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस खुद से प्रैक्टिस करने से पहले आपने क्या करना है? पोर्टल पे जाना है, उसमें है हमारा ये लेक्चर 48A, 48B और 48C। भैया इसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ा ऐड करवा देना है, बच्चों को पता चल जाएगा कि इस लेक्चर में क्या डिस्कस हुआ है। और फिर एक और लेक्चर है पास्ट पेपर की डिस्कशन समर 25, इसमें भी क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपने तब लेक्चर व्यू करना है जब सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ये प्रैक्टिस। अभी आपने क्या करना है? 48A, 48B और 48C इस लेक्चर के बाद आपने देखना है। अच्छा, 48A जो है ना, इसमें तकरीबन ये जो पॉइंट नोट कर लेंगे, यानी जब आधे घंटे का लेक्चर रह जाएगा वहां से देखना है। इससे पहले कोड ऑफ एथिक्स डिस्कस हुआ है, वो जाहिर रिपीट है होगा आपके लिए, क्योंकि मैंने अभी फ्रेश करवा दिया, वो पिछला कोड ऑफ एथिक्स है। लेकिन याद रखें क्वेश्चन रेलिवेंट है, ये मैंने देख लिया है, क्वेश्चन रेलिवेंट है, यानी पास्ट जो क्वेश्चन कोड ऑफ एथिक्स के डिस्कस हुए थे, कुछ एडिशनल कंसेप्ट है, लेकिन पुराने कंसेप्ट में सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है, तो पुराने वाले रेलिवेंट है। नए वालों के लिए मैं कोशिश करूंगा कुछ क्वेश्चन ढूंढना कि वो आपके साथ हम शेयर कर दें, लेकिन पुराने वाले क्वेश्चन जो है डिस्कशन वाले रेलिवेंट है। अब आपने इन क्वेश्चंस को देखना है, 48A, 48B और C और फिर 49B। डन जी। तो ये जो 48BC है, इसमें ISA, ISQM ये भी डिस्कस हुआ है, ISA 220, ISQM 12 वो भी आप व्यू करेंगे, ठीक है, क्योंकि कोड ऑफ एथिक्स रिवाइज हुआ है, ISQM तो वही है, ISA 220 तो वही है, ठीक है। तो कौन से लेक्चर मैंने देने थे जिनके टॉपिक्स रिवाइज हो? ये कमिट किया था ना, हाँ, तो बोले वो IT वाला लेक्चर रह गया, बोले हाँ, उसका भी लेक्चर हो जाएगा, बेफिक्र है। वो छोटा सा टॉपिक है, वो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीक में उसका भी लेक्चर हम कंप्लीट निपटा दें। तो ये हमारे हो गए प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, और इसके अलावा फर्दर भी कुछ क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करके जो कि LMS पे डिस्कशन नहीं हुई प्रीवियस सेशन में, वो आपके साथ शेयर करूँगा मैं, ठीक है जी। चलिए आज का लेक्चर हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। कोई चीज़ रह तो नहीं गई आज की प्लानिंग? ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।